कि आंकड़ा रोज गिनवा दो, आज 99, आज 100, आज 101 और अब 102वां दिन हो गया है आंदोलन को, लेकिन समस्या का हल निकलता नहीं दिख रहा है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप ज्यादा हो गए हैं, राजनीतिक दखल ज्यादा होता जा रहा है, आंदोलन को भी राजनीतिक अब बताया जाने लगा है। कल देश के कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर दिल्ली में थे और दिल्ली में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में असहमति का अपना स्थान है, अपनी जगह है, विरोध की अपनी जगह है, मतभेद भी अहम होते हैं, लेकिन उन्होंने एक सीधा सवाल पूछा। सवाल ये कि जिस तरह से ये आंदोलन चल रहा है वो आंदोलन किस तरह से किसान का भला कर सकता है, इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं। यानी कि आंदोलन से किसानों का भला नहीं हो रहा है, ये नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं। किसान कह रहे हैं कि ये कानून जो सरकार ने बनाए हैं इनसे किसानों का भला नहीं होगा। तो मतलब दो आप अलग अलग चश्मे से एक समस्या को देख रहे हैं या उसे देखा जा रहा है, लेकिन बातचीत ठप है। 12 दौर की बातचीत हुई लेकिन कुछ नहीं निकला। 22 जनवरी को यह बातचीत हुई थी। 30 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नहीं, बातचीत के दरवाजे तो पूरी तरह से खुले हैं, एक फोन कॉल की दूरी है, लेकिन वो फोन कॉल नहीं आया है। पूरा फरवरी बीत गया और आज 7 मार्च है, तो रास्ता कैसे निकलेगा? या ये कह देने भर से एक और अहम और बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने। वो कहते हैं किसानों का हित करके अपने राजनीतिक मंसूबे पूरे करना ठीक नहीं। आरोप लगा रहे हैं संयुक्त किसान मोर्चा पर वो राजनीतिक मंसूबे पूरे कर रहे हैं। यह हकीकत है या यह पीड़ा है सरकार की, बीजेपी की, कि अब किसानों ने ऐलान कर दिया है कि 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं और अब चुनावी प्रचार प्रसार शुरू हो गया है, तो वो पश्चिम बंगाल हो, असम हो, तमिलनाडु हो, केरला हो या पुडुचेरी, वहां पर प्रचार प्रसार करेंगे। बीजेपी अपना कर रही है, किसान कह रहे हैं हम इन कानूनों में क्या क्या गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, ये विष का प्याला, जहर का प्याला क्यों है किसानों के लिए, ये बताएंगे। और साथ ही साथ ताल ठोक रहे हैं कि बीजेपी को वोट मत दो, किसी को भी वोट दो, बीजेपी को वोट मत दो, ये भी कहेंगे इन राज्यों में जाकर। तो लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में सबका हक है, आपका मेरा हक है कि हम बटन दबाते हैं तो राजनीतिक राय जाहिर करते हैं ना। किसान अगर राजनीतिक राय जाहिर कर रहे हैं तो सरकार को पीड़ा हो रही है, या दरअसल ये जो आंदोलन है ये अपनी दिशा से भटक गया है, राजनीतिक अखाड़े में घुस गया है, जबकि सवाल किसानों के हित का है, इन कानूनों का है। तो आंदोलन क्या दिल्ली के बॉर्डर पर ही टिके रहते तो यह सरकार को सूट कर रहा था क्या? कहा यह भी गया कि नहीं, अब बॉर्डरों से किसान हट गए हैं तो कमजोर पड़ गया आंदोलन। लेकिन रैलियां हो रही हैं, महापंचायतें हो रही हैं, आज प्रियंका गांधी वाड्रा भी कर रही हैं, जयंत चौधरी भी कर रहे हैं, राजनीतिक लोग तो घुसे हैं, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा के लोग भी देश के अलग अलग हिस्सों में पंचायतें कर रहे हैं और भीड़ भी आ रही है। साथ ही साथ एक चरणबद्ध तरीके से 5 मार्च को गुलबर्गा से, कर्नाटक के गुलबर्गा से एमएसपी दिलाओ अभियान की शुरुआत हुई। कल 6 तारीख को केएमपी पर जाम किया गया, वो शांतिपूर्ण तरीके से जाम रहा। 8 तारीख को किसान दिवस मनाया जाएगा। 12 तारीख को पश्चिम बंगाल में दखल दिया जाएगा। तो राजनीतिक लड़ाई में जो ये आंदोलन तब्दील होता दिख रहा है या तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, उससे समस्या का हल निकलेगा या किसानों का हित होगा, या ये आंदोलन देश के हित में नहीं है? इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले नरेंद्र सिंह तोमर का बयान सुनिए। यह मानता हूं कि लोकतंत्र में असहमति का अपना स्थान है, विरोध का भी अपना स्थान है, मतभेद के भी अपने महत्व हैं, लेकिन क्या विरोध इस कीमत पर किया जाना चाहिए जो देश का नुकसान करे? आज जो आंदोलन चल रहा है वह आंदोलन
किस तरह से किसान का भला कर सकता है, इस बात पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो देश का नुकसान किया जा रहा है, ये नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं। नुकसान कौन कर रहा है, इस पर आगे बढ़ूं उससे पहले आज का सबसे बड़ा सवाल, किसान आंदोलन से देश का नुकसान हो रहा है और आंदोलन के जरिए राजनीतिक मंसूबे साध रहे हैं किसान नेता। चर्चा में मेरे साथ एक ऐसा पैनल, सब किसानी से जुड़े हैं लेकिन उनके अलग अलग नजरिए भी हैं और कुछ बातों में वो आम राय रखते हैं, राजनीतिक विचारधारा मुख्तलिफ होने के बावजूद। मेरे साथ बीजेपी के किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष नरेश सिरोही, प्रमोद चौधरी हैं, भारतीय किसान संघ जो आरएसएस से जुड़ा संघ है उसके वरिष्ठ नेता हैं। दो किसान नेता युद्धवीर सिंह और अभिमन्यु कुहाड़, अभिमन्यु युवा चेहरा हैं, इस आंदोलन के किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और डॉक्टर दर्शन पाल भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। तो युद्धवीर सिंह, आप देश का नुकसान कर रहे हैं इस आंदोलन से, ये कृषि मंत्री कह रहे हैं जिनके साथ आपने 12 दौर बातचीत की। देखिए, ये बहुत ही मतलब आसान आरोप है, किसी पे भी लगाया जा सकता है। कृषि मंत्री जी एक ऐसे पद पे बैठे हुए हैं जो किसानी से जुड़ा, जो देश के, वो सिर्फ कृषि मंत्री नहीं है, कृषि और किसान कल्याण मंत्री भी हैं। देश के 60% लोगों को रोजगार देता, 60% लोगों को रोजगार देता। इतना बड़ा मतलब एक क्षेत्र है वो। आज कल्पना करें इस देश की, जो जिस हम उसकी बात करते हैं, इंडस्ट्रियल की बात करते हैं, 17% रोजगार देती है कुल देश में, 17%। एक वो क्षेत्र जहां 60% लोगों को रोजगार दिया जाता, उनको हल्के में लिया जाए। उनका स्वागत करने के लिए आपने जो रेड कारपेट बिछाया था जीटी रोड पे, वो देश ने देखा है पूरे तौर पे। इस तरह का अमानवीय जो व्यवहार किसान के साथ किया गया, जिसमें कीलें भी थी, कटीले तार, मतलब 10 फुट गहरी खाई खोदी गई थी। दिल्ली में हमने बहुत प्रदर्शन किए हैं। इन्होंने, ये सिरोही जी बैठे हैं, ये भी इनका भी अनुभव है। इनको बताओ, जब हम दिल्ली के लिए चलते हैं कब रोका गया हमको दिल्ली से बाहर? कोई इंसिडेंट इस देश के आजादी के इतिहास में नहीं है कि कोई मूवमेंट चले दिल्ली के लिए और उसको बीच में उसके लिए खाइयां खोदी जाए, कटीले तार लगा दिए जाए। तो ये तो इन्होंने हमारा स्वागत किया था, ये इनकी मानसिकता। पर कृषि मंत्री कह रहे हैं ना, असहमति की अपनी जगह है, विरोध का स्थान है, मतभेद भी अहम है, लेकिन आप इनका इजहार करते हुए देश का नुकसान करने पर अब उतारू हो गए। देश का नुकसान तो कृषि मंत्री कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि पूरी तौर पे देश का नुकसान तो उस दिन होगा जिस दिन कृषि क्षेत्र को बर्बाद कर देंगे। ये कानून अगर इनको ना रिपील किया गया और ये कानून इस देश में लागू हुए तो ये देश बर्बादी के कगार पे होगा। इस देश का 60% आदमी बेकार और बेरोजगार होके इन शहरों में आके लोगों को नोचेगा। कहाँ जाएगा वो? ये इसकी कितनी, ये कोई यूरोप का देश नहीं है जिसकी करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ की जनसंख्या है। 2%, 4%, 5% लोग किसानी करते हैं। 135 करोड़ का मुल्क और अधिकांश लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उनको बेरोजगार करके वो वहां पे आंदोलन से किसान का भला क्या है, ये पूछ रहे हैं कृषि मंत्री। आंदोलन से किसान का भला ये है कि ये जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जो मौजूदा सिस्टम है, इसके माध्यम से हम अपनी गुजर बसर कर रहे हैं, अपने गाँव में अपना काम चला रहे हैं। हमारी बड़ी बेसिक सी मांग है कि ये धरती, जमीन हमारे हाथ से ना निकले और हमारी फसलों की कीमतें मिल जाए। संजीव बालियान कह रहे हैं कि नहीं, कोई किसी की जमीन पर कब्जा हुआ, कोई अगर कॉर्पोरेट घराना जमीन हथियाएगा किसान की, मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये राजनीतिक भाषा। अगर कब्जा हुआ तो संजीव क्या करेंगे? उसके बाद क्या करेंगे? बोले मैं क्या कर सकता हूँ, यही जवाब होना ना। बाद में जो जवाब आने वाला उसका भी हमको पता। ये तो मतलब एक अनुभवहीनता है उनकी, जो वो बात कर रहे हैं, जिस चीज को वो समझते नहीं। अमेरिका और यूरोप का इतिहास उठा लो आप। अमेरिका और यूरोप में भी किसानों की संख्या इतनी थी जितनी हिंदुस्तान में है। गांव के गांव खाली पड़े हैं। मैं बहुत जगह में गया हूं, गांव के गांव खाली पड़े हैं। किसी किसी गांव में तो एक आदमी नहीं है, कहीं कोई बुजुर्ग मिल जाते। कहाँ गए बच्चे गए, जमीनें तो सब ले ली बड़ी बड़ी कंपनियों ने। बच्चे मजदूरी करने किसी शहर में गए। 10%, 15%, 20% लोग रूरल में रहते हैं।
इस 80% लोग शहर में रहते हैं, वहां चल जाता। छोटी जनसंख्या के मुल्कों में ये शायद चल जाता हो। हालांकि जो स्लो डाउन आया था, पूरा यूरोप बर्बाद हुआ था उस टाइम पे। हिंदुस्तान इसलिए बचा था, स्लो डाउन का पता भी नहीं स्पेन चला। ने तो कानून बना दिया, स्लो लागत से नीचे अगर खरीदी हुई तो 9 करोड़ से लेकर 90 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया है। नहीं, बेसिक 90 लाख से 9 करोड़ तक का, 90 करोड़ नहीं। अब देखो, इस आंदोलन का प्रभाव, दुनिया तो इस आंदोलन से सीख रही है, इसको ग्रहण कर रही है, इसकी अच्छी चीजें ले रही है। यूरोप के किसानों ने ग्रहण किया, वो कभी ट्रैक्टर से आंदोलन नहीं करते थे, आज यूरोप में ट्रैक्टरों से आंदोलन हो रहे हैं। आंदोलन से देश का नुकसान कैसे हो रहा है? देखिए, आंदोलन तो अब से नहीं है, आंदोलन तो हमेशा से होते रहे और कृषि के क्षेत्र में तो बहुत हजारों साल से आंदोलन होते रहे। तो मैं ये नहीं मानता हूं कि आंदोलन से नुकसान होता है। आंदोलन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जैसे आपको बुखार आता है या कोई और बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं, या जब समाज में कोई त्रास होता है तो उसके नहीं, कृषि मंत्री कह रहे हैं ना देश का नुकसान हो रहा है। कृषि मंत्री जो किसी और इससे किसान का भला कैसे है, कोई इस पर बात नहीं। लेकिन संदीप जी, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है समाज की। जैसे एक आम आदमी को बुखार होता है, ऐसे ही समाज में भी एक जब त्रास होता है तो आंदोलन उठ खड़ा होता है। हम लोग तो आंदोलन से जुड़े रहे, हमें पता है कि धीरे धीरे आंदोलन पनपता है और आंदोलन होता है। लेकिन मेरा कहना यह है कि आंदोलन की परिणति जो है वो सुखद होनी चाहिए। आपस में बातचीत करके, बैठ के। कौन करेगा बातचीत? नहीं, दोनों पक्षों को बैठ के। और दूसरी बातचीत के लिए तैयार नहीं है? बातचीत संदीप जी, बार-बार एक सेकंड मैं इनसे पूछ लेता हूं। हम बार-बार ये कह रहे हैं कि सरकार बुलाए तो रात को बुलाए, तो रात को भी जाके बात करने के लिए तैयार हैं। तो लेकिन कौन बुलाएगा? सरकार को बुलाना नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल बुलाना चाहिए, बिल्कुल बुलाना चाहिए। मैं तो इसका पक्षधर हूँ, हमेशा से ये कहता रहा हूँ संदीप जी, आपके हर शो पे मैंने ये कहा है कि सौहार्दपूर्ण संवाद हम लोगों को करते रहना चाहिए। हो गया बातचीत हुए। हाँ, नहीं, ये गलत है। ये संवाद तो जारी रहना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, बहुत सारी, जैसे सरकार कहती है कि इसमें काला क्या है, ये कहते हैं उसमें सफेद क्या है। हमारे अलग अलग चश्मे हैं, इन चश्मों को उतारो और वास्तविकता देखो कि उसमें वास्तविकता क्या है। हम उस पर बैठ के अगर बात करें। कृषि मंत्री ने कल बोला कि आज उत्पादकता को गति देने के साथ साथ फसल प्रबंधन करना और किसानों की आय बढ़ाना हमारा सबसे बड़ा ध्येय है। अब इसमें मैं, क्योंकि आप लगातार किसानी मुद्दों पर सरकार को सलाह देते रहे हैं, मुझे 2012 का अरुण जेटली का, जब नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में थे, वो बयान ध्यान आता है। अभी यूरोप के और अमेरिका के किसानों की बात कर रहे हैं कि गांव के गांव खाली हो गए, 2-2% लोग रह गए किसानी में। यही बात, ये आशंका 2012 में जाहिर की थी, जब एफडीआई इन एग्रीकल्चर की भी बातें होने लगी थी कि भाई ये बड़ी बड़ी कंपनियां, ABCD 4 बड़ी कंपनियां हैं ना संदीप जी, बुंग, करगिल, डेफ्रस, कि ये पकड़ लेते हैं किसानों से औने पौने दांव पर ये माल खरीदते हैं। उस वक्त अमेरिका प्रतिदिन 6,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने को मजबूर था कि उनकी जेबें बहुत भारी हैं, बहुत गहरी हैं, हमारी तो है नहीं ना। संदीप जी, मैं उससे अगली बात कह रहा हूं। अरुण जेटली जी ने कैनकुन की बैठक में, युद्धवीर जी यहां बैठे हैं और पूरा देश उस बात को जानता है कि अरुण जेटली जी ने कहा कि भारत के लिए कृषि जीवन पद्धति है, व्यापार नहीं है। तो आप व्यापार करना सिखा रहे हैं, वो वही तो दिक्कत है। जो कृषि मंत्री जी ने कहा है कि भारत की कृषि पद्धति कैसी होनी चाहिए, हम यूरोप की कृषि पद्धति को नहीं अपना सकते। उनका तरीका अलग है, उनके लोग, वहां आबादी का बोझ कम है, हमारे पास आबादी का बोझ ज्यादा है। हमें अपनी आबादी को खिलाना है। अभी हम 84-85 करोड़ लोगों को हम अभी देश के, मतलब इतनी, इसके जरिए खिला रहे हैं। नहीं, किसान के एक मिनट, FCI में होता है ना, ये भी बड़ा दुर्भाग्य है। वो उत्पाद स्टोरेज का होती है, FCI को तो डिसमेंटल करने की बात कर रहे हैं। आजादी के 70 साल 75 साल अगर हम 85 करोड़ लोगों को ऐसे दान में खिला रहे हैं, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देना है। पहले हमें तय करना है कि भारत की कृषि पद्धति कैसे हो। खेती से हटाना है। नहीं, खेती से शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट का कहना है ये। साहब, खेती से कितना कहना है ना कि नहीं हटाना है, लेकिन कितना हटाना है कि जो खरीदी है, हटाना है, हो रही है, वो 40% पे ले आओ। फूड सब्सिडी 30,000-40,000 करोड़ कम हो जाएगी। संदीप जी, चौधरी गलत बयानी तो नहीं कर रहा। आप सही है। चौधरी चरण सिंह कहते थे कि एक परिवार के लिए 5 एकड़ कम से कम
और अधिक से अधिक तक 25 एकड़ जमीन होनी चाहिए ताकि उस परिवार का गुजारा हो जाए। तो इतने बीच के लोगों को हमको इस खेती में रखना है, उस बाकी के लिए वैकल्पिक व्यवस्था तैयार करनी है, चाहे उस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे जाए, चाहे वो मार्केटिंग में जाए, या उनके बच्चे फौज में जाए या नौकरी में जाए। किसानों को समझाना था कि सीधा कानून बना देना। नहीं, सीधा कानून नहीं बनाना चाहिए, एकदम परिवर्तन नहीं होना चाहिए। परिवर्तन धीरे धीरे होता है, मानसिक तैयारी के साथ होता है। और मैं एक बात बताऊं, जो युद्धवीर जी ने कहा जमीन कोई छीन लेगा, मुझे नहीं लगता है, मैं इन बात से इत्तेफाक नहीं करता हूं कि कोई इस देश में किसान की जमीन छीन सकता है। इसकी ताकत अभी किसी आप मेरी बात को गलत समझ नहीं। देखिए, जमीन जबरन नहीं छीनी जाती है। जब निरंतर घाटे में जाती है खेती, निरंतर, आज आपने प्रधानमंत्री जी ने दावा किया 2022 तक आय को दुगना कर देंगे। आय दुगनी कब होगी मुझे नहीं पता, लेकिन प्रधानमंत्री जी के कहने के बाद 2000 रुपए प्रति एकड़ का खर्चा बढ़ गया। बिजली बढ़ी है, खाद बढ़ा है, दूसरी चीजें बढ़ी है, 2000 रुपए का खर्चा बढ़ गया। तो जब उसको मिल नहीं रहा है, उसका प्रॉफिट उसे नहीं मिल रहा है, वो घाटे में जा रहा है, तो निश्चित दो तरीके होते हैं छीनने के। एक तो ये होता है स्नेच कर दिया, आपसे छीन ली। एक तरीका ये होता है आपको मजबूर कर दिया गया। तो इस तरह का वातावरण खड़ा कर दें, उसको इतना घाटे में डाल दें, उसको लागत पे, जो हमें एमएसपी की बात कर रहे हैं, आप हमारे साथ आंदोलन में रहे, सुनो जी, आंदोलन में रहे, बहुत दिन हमने आंदोलन किया और हम ये कहते थे सीएससीपी का जो फार्मूला है उससे कीमतें मिलती नहीं है, इसको ठीक किया जाए। ये आपके भी शब्द हैं, आप और हमने विसंगतियां उसमें आज भी बहुत है। आज देखो, विडंबना ये है, हम ये कह रहे हैं कि सीएससीपी जो दे रही है कम से कम वो दे दो। इतना असहाय हमको कर दिया है इस व्यवस्था ने, और उस पे भी हमको अगर गारंटी नहीं दी जा रही तो जमीन तो छिनेगी। जब निरंतर घाटे में होगी, मेरी कोई जबरन नहीं छीनेगा, मेरे हालात बन जाएंगे, मुझे बेचनी पड़ेगी। बिल्कुल, हमको ये कहना चाहिए कि कृषि को हम लाभकारी कैसे बनाएंगे, उस पे हमको बात नहीं, जबरन की भी बात नहीं। और जबरन मैं एक चीज और जोड़ दूं, देखिए आलू प्याज, वो 1000 उदाहरण सामने आ चुके हैं गुजरात में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में भी, कि वो बोने के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो होती है, कि कंपनी के साथ करार किया और आपकी फसल हो गई, और वो फसल कंपनी ने खरीदी नहीं, और किसान ने कुछ इधर उधर करने की कोशिश की, पता लगा किसान पर 1-1 करोड़ 10-10 करोड़ के दावे ठोक दिए गए। ये हो रहा है ना, गुजरात में हुआ उस तरह। हाँ, मध्य प्रदेश में भी आई। हम लोगों ने उनकी लड़ाई लड़ी, युद्धवीर जी साथ थे, सब लोग साथ। मुझे एक चीज बताइए, जो ये कहते हैं ना कि आंदोलन ये किसान आंदोलन देश के हित में नहीं है। बजट बनता है हर साल, नरेश सुरई साहब, आप भी उस प्रक्रिया में अपने सुझाव देते हैं। बजट बनते वक्त इस देश में आप देखिए CII, फिक्की, एसोचैम, न जाने कितने बिजनेस चेंबर्स, उनके साथ लगातार मुलाकात होती है। भाई बजट, आपकी उम्मीदें क्या हैं, आपकी अपेक्षाएं क्या हैं, आपकी दरकार क्या है, आपकी परेशानी क्या है। यह कानून बने, किसी ने किसी से पूछा ही नहीं। कॉर्पोरेट से सारी चीजें पूछे जाएंगी, तभी वो हर बजट को 8-9 नंबर देते हैं। किसानों के बारे में कानून बन रहे हैं, किसानों से नहीं पूछा जाएगा, और वो पूछने लगे तो कहा जाएगा ये देश हित में नहीं है। नहीं, पूछा जाना चाहिए। और हमने तो हमेशा कहा है, और आज भी हम कहते हैं कि कोई भी कानून बनाने से पहले इस देश के किसान को आप इग्नोर नहीं कर सकते, आपको पूछना ही पड़ेगा। आज जो देश में इस तरह का आंदोलन अगर दिखाई दे रहा है, तो उसका परिणाम यह है कि जो ब्यूरोक्रेसी ने जिस ढंग से अपने इन कानूनों को लागू करा है, अगर हम लोगों से पूछते हैं तो हम सबको साथ बिठा के सलाह देती है ना। मैं इसमें इसी बात पे जवाब दूंगा। सत्ता परिवर्तन होता है, व्यवस्था परिवर्तन नहीं होती है। मैंने सुरोई जी बैठे हैं, CII का जो आपने जिक्र किया, जब भी प्री बजट डिस्कशन होती थी 10 साल तक लगातार कांग्रेस के शासन में एक व्यक्ति जाता रहा जिसको CII पेड़ था, वो उसे भेजती थी सो कॉल्ड किसान नेता। 3 साल हो गए जब सरकार बने, 3 साल फिर वही जा रहा था आदमी। ये हमारे बीजेपी के बड़े नेता हैं, उपाध्यक्ष रहे किसान मोर्चे के, मैंने इनसे सवाल किया, हमको ना बुलाएं, हम तो संगठन के सोशल मूवमेंट के लोग हैं, लेकिन आपको तो बुलाना चाहिए था, आप इनको नहीं बुलाया गया। किसानों की बात में किसानों से नहीं पूछा जा रहा है। दर्शनपाल, क्या यह सबसे बड़ी अभी समस्या है? हाँ जी, मुझे तो लगता है कि किसान अगर दिल्ली में आके बैठे हैं, इसका मूल कारण तो यही है।
मतलब कि किसानों को उस समय उनके लिए 3 कानून लाए गए जब पूरा देश कोरोना लॉकडाउन में एकदम अपने घरों में बंद था। किसान उस समय किसान अपने गेहूं की फसल की कटाई की तैयारी कर रहे थे और उस समय किसान जहां एक तरफ अपने परिवार के साथ कोरोना लॉकडाउन का मुकाबला कर रहे थे, उसी मुझे याद है पंजाब में गेहूं की फसल पकने के समय बहुत मौसम भी खराब हो गया था और उस समय गेहूं की फसल का नुकसान भी हुआ। सरकार ने उस समय गेहूं की फसल के ऊपर कीमत के ऊपर कटौती तो लगा दी, लेकिन ऐसा नहीं सोचा कि आपके बारे में कुछ कानून हम बनाने जा रहे हैं, चलो किसानों से कोई बात कर लिया जाए, ड्राफ्ट के समय कर लिया जाए, ड्राफ्ट बनाते कर लिया जाए। तो ये जो वैसे तो पंजाब के हम लोग ये भी उठा रहे हैं कि पंजाब ये खेती सेक्टर जो है, कृषि जो है, कृषि और कृषि का मार्केटिंग जो है ये स्टेट सब्जेक्ट है, मतलब किसानों को तो छोड़ो, स्टेट को नहीं पूछा गया। तो ये जो इतनी बड़ी अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनडेमोक्रेटिक जो तरीका है काम करने का, एक्चुअली इस देश में केवल किसानों को नहीं बहुत सारे वर्गों को परेशान कर रखा है सरकार ने। लेकिन डॉक्टर दर्शन पाल अभी मजबूरी में जब डॉक्टर दर्शन पाल कृषि मंत्री क्या बोले कल, वो ये कह रहे हैं कि कृषि मंत्री होने के नाते, किसान कल्याण मंत्री होने के नाते मैंने 12 बार लंबी बातचीत की है किसान नेताओं से, यानी कि आपसे, युद्धवीर सिंह से, अभिमन्यु कुहाड़ से। संशोधन लाने के लिए सरकार तैयार हो गई, 1.5 साल तक स्थगित करने के लिए तैयार हो गई। लोकसभा राज्यसभा में हमने अपना पक्ष रखा। राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान घंटों तक किसान संगठनों की दिक्कतों के बारे में चर्चा की, तो रास्ता नहीं निकलता क्योंकि आप लोग जिद पर अड़े हुए हैं। सरकार कह रही है आपकी जिद है, हम तो हर बार बातचीत कर रहे हैं, सदन में बात कर रहे हैं, विज्ञान भवन में बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए बातचीत कर रहे हैं, हम बातचीत के लिए गए हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि पहली बात में ही जब हम सेक्रेटरी जी से मिले थे तभी हमने कहा था कि 3 कानून को रिपील किया जाए, और हर बात 10 बार जो बातचीत हुआ है उसमें सरकार ने रिपील करने के ऊपर आई ही नहीं। सरकार हमेशा ये कहती, सरकार ये मानती, खुद मानी कि ये संशोधन करने के बाद ये तो इसका खोल बच जाएगा, तो खोल को रखने का क्या मकसद है फिर? जब हम कहते हैं कि आपने एक तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनडेमोक्रेटिक रास्ता अख्तियार किया है, तो इन कानूनों को आप रद्द कीजिए, और उसके बाद आपको अगर कोई चलाना भी है आपने कुछ इस तरह का प्रक्रिया, तो प्रक्रिया को प्रॉपरली किसान संगठनों से बात कीजिए फिर। तो ये जो हमारा स्टैंड जो है, इसको सरकार बोल रही है जिद्दी है, तो मैं अगर बोलूं कि सरकार जिद पर अड़ी हुई है, सरकार हठधर्मी पर अड़ी हुई है, तो ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। बिल्कुल ठीक बात है प्रमोद चौधरी। ये किसान, एक सेकंड सर, प्रमोद चौधरी, ये किसानों की जिद है या सरकार हठधर्मिता पर अड़ी हुई है कि हमने बना दिया बस यही है रास्ता? अभी तो एक बात जरूर है कि पूरे सभी को अपनी अपनी जिद तो छोड़ ही देनी चाहिए। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, हम जो बार बार जो हम बात कर रहे हैं, हम यानी किसान जो बात हम कर रहे हैं, मैं भी किसान हूं, कि ये तीनों बिल आ जाएंगे तो बिल्कुल कहर बरसेगा, तो अभी उसके ऊपर तो कोई चर्चा हुई नहीं है। और अगर आज तो ये लागू नहीं है तो कायदे से तो आज स्वर्ग होना था, अभी तो ये लागू हुआ भी नहीं है। लेकिन पिछले कई वर्षों में हम देखेंगे 3 लाख से ऊपर किसानों ने आत्महत्या कर ली। पंजाब में भी आत्महत्याएं हुई हैं, महाराष्ट्र में आत्महत्याएं हुई हैं। तो ये आज की परिस्थिति, जो घाटे की जो पूरी व्यवस्था है आज किसानी यानी, तो ये तो अभी कोई बगैर इस कानून को लागू हुए ही ये व्यवस्था है। इसी को दूर करने के लिए मान लीजिए सरकार ने ये 3 कानून नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रमोद चौधरी। देखिए, जब ये राजनीतिक दल हरियाली आंसू बहाने लगते हैं, एमएसपी 1967 से है, कानूनी जामा किसी ने नहीं पहनाया। मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूं। आप अभी एक मिनट में थोड़ा सा दुरुस्त कर दूं आंकड़ा। आप जो 3 लाख किसानों की बात कर रहे हैं, सरकारी आंकड़ा 1996 से जो दर्ज होना शुरू हुआ, एनसीआरबी ने लिखना शुरू किया, वो 4 लाख है। किसान नेता कहते हैं 25 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली है पिछले 25 सालों में। 1 लाख रुपए का कर्ज है हर किसान पर, 8,900 रुपए की मासिक आय है किसान की, 400 रुपए तो एक मजदूर को न्यूनतम वेजेस मिलने का प्रावधान हो गया 1 अक्टूबर 2020 को।
मतलब अनस्किल इन सभी लेबर भी आंकड़ों कम से से मैं कम सहमत हूं। 12,000 कमाएगा, किसान यहां पर 8,900 रुपए कमा रहा है। तो व्यवस्था तो चल रही है, ये घड़ियाली आंसू तो सभी- बहाए जा रहे हैं, लेकिन बदलाव के नाम पर किसानों से बिना पूछे उनके हित की बात करना भी कितना सार्थक है, मेरा सवाल ये है। नहीं, बिल्कुल ठीक है, मैं सहमत हूं आपसे, और ये आंकड़े बिल्कुल सही दिए हैं। और ये क्या है, जो एमएसपी एक ऐसा मुद्दा आ रहा, आज उभर के ये आ रहा है, पूरे देश के सारे किसान और लगभग सारे संगठन इस एक मुद्दे के ऊपर लेकिन सहमत हैं, सारे संगठन सहमत हैं। और मेरा तो ये निवेदन है कि सरकार भी थोड़ा सा नरमी से और इस मुद्दे को लेकर के और सारे किसान संगठनों के साथ में, उनके प्रतिनिधियों के साथ में और बातचीत यदि फ्लोर पे होती है, भारतीय किसान संघ भी उसमें शामिल होगा। और ये जो हम सारे संगठन जो है, हम अपनी बात अभी कुछ नहीं, ये कहना कि इससे देश का नुकसान हो रहा है, ये अहित है देश का, किसानों की ना सुनना देश का कैसे भला कर रहा है? नहीं, आप थोड़ा सा किसानों सबको की ना चीज सुने हैं छोड़ना और पड़ेगा। कह रहे हैं कि नहीं जी, ये किसान जो आंदोलन कर रहे हैं इससे देश का नुकसान हो रहा है। किसानों की ना सुन के मेरा देश यही- का नुकसान नहीं हो रहा क्या? नहीं, सभी की सुनना तो सबकी पड़ेगी, देश है ऐसा नहीं, किसी एक व्यक्ति का देश नहीं, हम सबका है और सबकी सुनना पड़ेगी। मेरा वही निवेदन है, सरकार से भी निवेदन है कि किसान संगठन भी और वो सरकार भी और आमने सामने बैठ करके बात करे। और मैं ये नहीं कहता, एक एक मुद्देवार यदि हम बात कर लें और यदि ऐसा लगता है कि भाई वास्तव में और पूरा यदि विलय वो गड़बड़ है और उसमें बहुत सारी परिवर्तन की आवश्यकता है, तो जब चर्चा होगी तो उसमें सारे मुद्दे सामने आएंगे। लेकिन हमें नहीं, बातचीत दिक्कत करना तो है ना पड़ेगी, बिल में। संवादहीनता सरकार तो अगर छोड़ना संशोधन के पड़ेगी। लिए तैयार है, 1.5 साल स्थगित करने को तैयार है, तो सरकार मान रही है ना। पहले नीति और नियत की बात थी, गंगा की तरह पवित्र है, पर दिक्कतें हैं इस कानून में, ये तो सरकार ने मान लिया संशोधन के लिए तैयार होकर, 1.5 साल स्थगित बिल्कुल, करने को तैयार होकर। बराबर। तो अब आमने सामने बैठ के बात करना पड़ेगी। हमें भी अपने कोई जिद लेके न जाए, हम बात तो करें कि अपने क्या है हमारे मुद्दे पे। पर यहां पर अभिमन्यु कोहाड़ कृषि मंत्री ने एक और बात कही, वो ये कह रहे हैं कि किन बिंदुओं पर आपत्ति है, कमी कहां पर है, ये आप लोग नहीं बताते। 12 बार बातचीत हुई, आप भी हर बातचीत में शामिल थे। नहीं, ये तो कमी तो एक सेकंड, अब अभिमन्यु कोहाड़ जी। संदीप जी, मैं इस सवाल का जवाब दूं उससे पहले मैं 2-3 चीजें बताना चाहता हूं। कृषि मंत्री जी ने पूछा कि इस आंदोलन से किसान समाज का भला कैसे हो रहा है, तो 3 प्रमुख बिंदु हैं। 25 सालों में 4 लाख से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है, उसके बावजूद किसान समाज एक मंच पे नहीं आ पा रहा था। इस आंदोलन के जरिए सभी किसान संगठन जो अलग अलग विचारधाराओं के हैं, अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग धर्मों से, अलग अलग जातियों से, सारे के सारे किसान एक मंच पे आ गए हैं। 100 से अधिक दिन हो गए हैं, सारे के सारे एकजुट हैं। ये सबसे पहली अचीवमेंट है इस आंदोलन की। दूसरी अचीवमेंट ये है, जिन राज्यों के किसानों ने कभी एमएसपी शब्द सुना भी नहीं था, वो भी आज एमएसपी की डिमांड कर रहे हैं, एमएसपी के लिए आंदोलन लड़ रहे हैं। उनको भी ये मालूम चल गया है कि भाई यदि पिछले 17 सालों में उचित एमएसपी मिलता तो भारत के किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए मिलने चाहिए थे। वो भी ये जान गए हैं कि 2011 में खुद प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री के तौर पर ये कहते थे कि किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून होना चाहिए। तीसरी बात संदीप जी, देखिए पहले आंदोलन का जो एक्सपेंशन हुआ वर्टिकल एक्सपेंशन था, अब ये हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन हो रहा है। पहले ये पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा था, अब ये साउथ में भी चला गया है, वेस्ट में भी चला गया है। और सबसे मुख्य बात, यदि आप हमारे धरनों में या पंचायतों में देखें तो पिछले 20-25 दिनों से हम एक फिनोमिना देख रहे हैं, दलित भाईचारा, मजदूर भाईचारा बहुत ज्यादा इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के आप भाग ले मेरे रहा है। सवाल को घुमा गए। मेरा सवाल नहीं, सीधा मैं उस था, बात पे- कृषि मंत्री आरोप लगा रहे हैं किन किन बिंदुओं पर आपत्ति है, कमी कहां है कानून में, ये नहीं बताते आप तो यस और नो की वो तख्ती लेकर बैठ जाते हैं कि यस नो बता दो, हटाओगे कि नहीं हटाओगे, और वॉकआउट कर जाते हैं। संदीप जी, मैं उसी चीज पे आ रहा हूं। देखिए पहला जो कानून है जो प्राइवेट मंडी खोलने की बात करता है, उसका हमने बताया कि किस तरीके से, आप देखिए मध्य प्रदेश में पिछले ई अनुज्ञा की रिपोर्ट क्या कह रही है कि जब से प्राइवेट मंडी खुली है तो जो एग्जिस्टिंग मंडी सिस्टम था उसमें से 47 मंडियां ठप हो गई हैं। 143 में 50% से कम आवक है जी। 269 में से 200 मंडियां लगभग बंद पड़ी है। जी बिल्कुल, और वहां पे मंडी कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। अब यहाँ होगा क्या, आप देखिए जैसे जियो के केस में हुआ था, जब जियो ने शुरू किया तो जियो ने फ्री में इंटरनेट दिया, फ्री में कनेक्शन दिया, सब कुछ दिया, और आज जियो का सबसे अधिक महंगा प्लान है। बाकी जो कंपनीज थी, बीएसएनएल, एमटीएनएल पूरे तरीके से ठप है, वोडाफोन
देश छोड़ के जाने को तैयार बैठी है, अन्य कंपनियां लगातार घाटे में चल रही हैं। तो ठीक इसी तरीके से प्राइवेट मंडीज में भी ये होगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात आप देखिए, जो एग्जिस्टिंग एपीएमसी सिस्टम है, उस एपीएमसी सिस्टम के तहत राज्य सरकारों और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसान का सामान एमएसपी पर खरीदा जाए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं संदीप जी, 2018 में मध्य प्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा, अन्नदाता किसान समिति बना मध्य प्रदेश सरकार का जो एक केस था, उसमें कहा कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि एपीएमसी मंडी के अंदर किसान की किसी भी फसल की जो पहली बोली लगेगी वो एमएसपी से कम पर नहीं हो सकती। हाँ। अब नए कानूनों में क्या हो रहा है, प्राइवेट मंडी होंगी, वहां पे नियम कानून भी प्राइवेट लोगों के होंगे, तोल काटा भी उनका होगा, और सरकार कल को ये कहेगी कि जो एक नोटिफाइड एरिया है उसमें आपकी सेल नहीं हुई है किसी एग्रीकल्चर कमोडिटी की, तो हम किस तरीके से ये सुनिश्चित करें कि आपका ये सामान समझाया MSP का है, या जैसे नहीं का। आप मुझे समझा रहे हैं, दर्शकों को समझा रहे हैं, उन 12 दौर बातचीत में ये समझाया गया, बिल्कुल बताया गया बिल्कुल। सरकार हमारे को। यहाँ हमारे सीनियर नेता युद्धवीर जी दर्शनपाल जी बैठे हैं, मैं आपको याद डेट भी बता देता हूं, 3 दिसंबर की बैठक में एक एक करके बताया है। उसी के बाद सरकार ने यह कहा कि वो संशोधन करने के लिए तैयार है। संदीप जी, हम तो एक बात कह रहे हैं, किसान नेताओं की डिमांड पे सभी मीटिंग्स की वीडियोग्राफी हुई है, सभी मीटिंग्स की एक एक मिनट नोट की गई है। यदि सरकार को ऐसा लगता है कि हम ये नहीं बता पाए कानूनों में काला क्या है, तो वो वीडियोग्राफी पूरे देश के सामने रख दी जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो वीडियोग्राफी जाएगा। रख दी जाए ना। ये जो गोल गोल घुमाया जा रहा है, देश का नुकसान हो रहा है, आपत्ति बताते नहीं, बिंदु बताते नहीं, कमी बताते नहीं, पोल खोल कर देना सरकार इन किसान नेताओं की। युद्धवीर जी, ये बताई गई है ना बातें जो कह रहे हैं, तमाम बातें बताई गई हैं। वीडियोग्राफी को सार्वजनिक किया जाए, मिनट्स को सार्वजनिक किया जाए बिंदु पे। और मैंने स्वयं कृषि मंत्री जी को ये बताया कि हरदा में धान की जो खरीद हुई और जो व्यापारी 200 करोड़ रुपए लेके भाग गया, वो आपके मध्य प्रदेश जहां से आप चुन के आते हैं उस राज्य में हुआ है। ये पहला केस हो चुका। मतलब ये आरोप प्रत्यारोप में घुसे हुए हैं ना। प्रत्यक्ष हमने प्रमाण से बताया। युद्धवीर जी, मेरा एक बात और कहनी है कि ठीक है, अभी जितनी एपीएमसी मंडियां हैं, अगर हम कृषि उपज का व्यापार बढ़ाएंगे तो हमको इस दायरे को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, किसानों का डर ये है कि बाजारीकरण हो रहा है, बाजार हावी हो जाएगा। देखिए, मेरा भी डर ये है, और हम हमेशा से एक बात कहते रहे हैं कि कृषि उपज का जो व्यापार है उसमें एकाधिकार नहीं होना चाहिए। कृषि की जो पद्धति है, खेती करने का जो तरीका है, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार कैसे देना है। दूसरा, अब पूरी दुनिया में अच्छा खाने का जो है चलन बढ़ गया है, और तो एमएसपी को लीगल गारंटी क्यों नहीं की जाती? एकाधिकार रोकने के लिए एमएसपी लीगलाइज कर दिया जाए। संदीप जी, हम लगातार ये कहते आ रहे हैं कि सरकार के दस्तावेजों में लिखा है कि बाजार की सापेक्ष मूल्य नीतियां किसानों के जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले का उदाहरण दे रहे हैं। अरे साहब, जबलपुर को छोड़ दीजिए, आप सरकार की जो कृषि नीति है, जो चतुरानंद मिश्र जी ने बनानी शुरू करी 77 से लेके, और चतुरानंद मिश्र जी के समय बनी, उसके चौथे पेज पे लिखा है कि बाजार की सापेक्ष मूल्य नीतियां किसानों के विपरीत में हैं। उस गैप को कैसे भरना है, उसको हमको देखना है। एमएसपी रास्ता है क्या, नरेश सिरोही? बिल्कुल 100% एमएसपी रास्ता है, क्योंकि एमएसपी से क्या, एक मिनट, पलट क्यों रही है सरकार? हम 2011 में जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लिखी थी ना चिट्ठी? बिल्कुल लिखी थी कि स्टैट्यूटरी बनाओ, कानूनी बनाओ एमएसपी को। एक तो सिरोही जी देखो, आपने कहा कि विकल्प होना चाहिए, ये इस देश की खूबसूरती है। मंडी भी है और ट्रेडिशनल बाजार भी है, हमारे जो पारंपरिक बाजार भी हैं, वो विकल्प भी है। किसान अपना जो स्वयं स्वेच्छा से जाता है वो मंडी में जाता है, एपीएमसी में जाता है, और जिसको एपीएमसी में नहीं जाता वो बाजार में बेचता है। हर कस्बे के साथ बाजार जुड़ा हुआ है। ये सरकार नाक चिंता मूल बात, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं। आपको पता है कि आप चले जाओ झांसी के आसपास या कहीं और इंटीरियर में, जो कांटे लगे हुए हैं वो कुछ किसानों तक सीमित हैं, जो उसके अलावा जो लोग हैं वो गांव में बेच देते मजबूरी में। तो हम कहते हैं हाट बाजार जो सरकार ने बनाया था उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए। सिरोही जी, वो लिखा है उसमें, जो हमारी शोषण है कमेटी है, उसमें लिखा कि 9 किलोमीटर में मंडी एक सरकार स्थापित कर देते, उसको लागू और बना देते मंडियां। किसने रोका? देश में चाहिए 40 से 45 हजार मंडी, अभी कितनी मंडी जो है? सरकार ने 22,000 हाट बाजार की बात की है, उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए था, और इससे और भी ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि मार्केट तो बढ़ेगा और किसान का तो असल मुद्दे से बात को घुमाया जा रहा है क्या?
राजनीतिक मंसूबे हैं जी, अब ये नेतागिरी करने लगे जी। आज तक कोई आंदोलन, आप इतने आंदोलनों के हिस्सा रहे हैं, गैर राजनीतिक आंदोलन कितने हुए इस देश में, मुझे ये गिनवाइए। संदीप जी, किसान और मीडिया भी, हम भी लोग राजनीतिक हो गए, राजनीतिक हो गए। संदीप जी, मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं, इस देश की खेती पद्धति वो मेरी आस्था का प्रश्न है। किसान से भी पहले मेरे लिए उस देश की कृषि पद्धति को बचाना। अटल बिहारी दूसरी वाजपेयी बात, जब देश के, एक मिनट मैं रोक रहा हूं, अटल बिहारी वाजपेयी जब नेता विपक्ष थे और किसान आंदोलन हो रहा था, मैं अर्ली 90s की बात कर रहा हूं, वो भाषण ध्यान है ना आपको? देखा क्या बोला था अटल बिहारी वाजपेयी ने, आप बोल दीजिए, बताइए ना, दर्शकों को बताइए क्या बोला था। एक मिनट, आंदोलन हक है, किसानों को हल्के में मत लीजिएगा। अरे साहब, ये ललकार थी ना, सुनो, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल जी ने जो बोला था वो तो हमने किया था, बोला था ना, हम पे तो 36 मुकदमे रहे, हम पे तो रासुका लगी है, हम तो जेल गए, हम अपने लिए तो नहीं गए, ये सब बैठे साथ में, पूरे देश के तो किसान नेता मतलब बैठे। सत्ता पक्ष में आते ही सबकी बोली बदल जाती है, सत्ता पक्ष में किसानों का दर्द बड़ा समझ में आता है। जब हम आंदोलन करते थे, ये इशू थे और इन्हीं को लेके हम आंदोलन करते थे। आप उपाध्यक्ष थे और ओम प्रकाश धनखड़ जी अध्यक्ष थे। हम तो आंदोलन कम से कम कपड़े पहन के तो करते थे, ये तो कपड़ा कुर्ता निकाल के। ओपी धनखड़ मुझे अच्छी तरह ध्यान है, नंगे बदन इन्हीं विषयों को लेके आंदोलन करते थे, जिन पे आज हम आंदोलन कर रहे हैं। तब किसानों की आवाज उठाना जायज था, आज वो देश हित में नहीं है। देखिए संदीप जी, जब भी जायज था, अब भी जायज है, आगे भी जायज रहेगा। किसानों के पेट का सवाल है, इसमें सरकारों का सवाल नहीं। पर यहां पर एक चीज है, राजनीतिक मंसूबे हो गए क्या दर्शनपाल जी आप लोगों के? अब आप 12 तारीख को पहुंच जाएंगे कोलकाता में, तो 11 की रात को गुरुद्वारा में बिताकर। देखिए एमएसपी, राजनीतिक मंसूबे अख्तियार कर लिए आप लोगों ने। वो ठीक बात है आपका, लेकिन नहीं, राजनीतिक तो फिर उसी दिन बोलना चाहिए था जिस दिन ये 3 कानून आए थे। तभी ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी ने पूरे देश के किसानों को कॉल किया था, बीजेपी एंड अलाइड फोर्सेस ऑफ एनडीए को उनके घर के सामने, दफ्तर के सामने जाओ, प्रोटेस्ट करो, सामाजिक बाइकआउट करो, ब्लैक फ्लैग्स दिखाओ। तो ये जो उस दिन से किया था, तो तब भी कोई बोल सकता है कि कांग्रेस को क्यों नहीं, दूसरी पार्टियों को क्यों नहीं, बीजेपी लाइट फोर्सेस को क्यों? ये तो ये जो बंगाल का इलेक्शन का या दूसरा बात है, ये तो फॉर्म में चेंज है, पॉलिटिकल वातावरण में। हम जब ऑलरेडी बीजेपी और लाइट फोर्सेस को टारगेट किए हुए हैं, अभी हरियाणा में हम कॉल दे रहे हैं कि हरियाणा में जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा उसको हम एमएलए को बोलने जा रहे हैं, रिटर्न चिट्ठी देंगे 9 तारीख तक के 10 तारीख को, नो कॉन्फिडेंस मोशन को सपोर्ट करो, सरकार को गिराओ। ये राजनीति नहीं है। ये नहीं, ये राजनीति नहीं तो क्या है फिर? सत्ता जो है दर्शनपाल जी, राजनीति नहीं तो क्या है? करती है ये एक नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अपने इश्यूज को फोकस करके उस राजनीतिक पार्टी को जो उस समय राज मशीनरी को चला रही है उस पर प्रेशर डालने का एक तरीका है, ये राजनीति नहीं है। इसको राजनीतिक टूल हम बोल सकते हैं कि राजनीतिक टूल भी हम यूज कर रहे हैं। रोड ब्लॉक करना एक चीज है, धरना लगाना दूसरी चीज है, उस पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट करना तीसरी चीज है, उस पार्टी को इलेक्शंस में लोगों को बोलना जाके कि इस पार्टी को आप रिजेक्ट करो, सजा दो, इसको पनिश करो, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है, हक है। तो किसानों को, जनता को ये बोलना राजनीति बिल्कुल नहीं है। नरेश सिरोही रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, एक मिनट किसान लीडर नरेश सिरोही, एक राजनीति कैसे है ये? देखिए, ये आपको मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई दुबा छुपी बात कर रहा हूं। ना, जब से उदारीकरण का दौर शुरू हुआ और कांग्रेस उस वक्त सत्ता में थी, तो हमने और वामपंथियों ने मिलकर एक साथ आंदोलन लड़े। राइट और लेफ्ट साथ आ गए थे, लेफ्ट और राइट। हाँ। लेकिन कभी विचारधाराओं को उसमें शामिल नहीं किया। मैं राष्ट्रवादी हूं, राष्ट्रवाद विचारधारा के प्रति मेरा पूरा सम्मान है, मैंने उसको अपने साथ रखा। इन्होंने वामपंथ की विचारधारा को साथ रखा और किसान के पेट के लिए और देश की खेती बाड़ी के लिए हम लोगों ने मिलकर साथ लड़ा। हमने कभी उसमें, बहुत सारे कांग्रेस भी मित्र भी थे, अंदर खाने जुड़े रहते थे, लेकिन हमने कभी विचारधाराओं को टच नहीं किया। इस आंदोलन में इन लोगों ने ये जरूर क्या मतलब विचारधारा कैसे टच कर दी?
इन्होंने पर्सनल सरकार पे और विचारधारा पे, मैं आपको इनके पोस्टर दिखाऊंगा इस आंदोलन में इन्होंने क्या किया। वो नहीं करना चाहिए था। आंदोलन की पवित्रता को इन्होंने कहीं ना कहीं भंग किया। मैं आपको अभी बताते हैं कि मैंने तो बीजेपी को वोट दिया था। राकेश जी, अब वो कह रहे हैं कि नहीं देने की हम आह्वान करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ वामपंथी मित्रों ने विचारधारा का जो वहां प्रचार प्रसार होना चाहिए था उस पवित्रता को भंग किया। दर्शनपाल जी, आप पर यह सीधा आरोप लगा रहे हैं, मैं उनको रिस्पॉन्ड करने दीजिए। विचारधारा हावी कर दी आपने। नहीं, बिल्कुल गलत है। अभी मैं, सुनिए ना, अभी मैं एक सम्मेलन से आ रहा हूं जहां गुरु ग्रंथ का पाठ करते हुए अरदास की गई है और तमाम सिख चिंतक जो हैं, सिख चिंतक उस अभी इस सम्मेलन में थे। तो विचारधारा कौन सी हो गई? यहाँ कुछ वामपंथी लोग भी हैं, सिख पंथक लोग भी हैं, मिडल जो सेकुलर लोग भी हैं। तो इसमें विचारधारा कहाँ से ऊपर आ गई? मुझे तो समझ नहीं आता सरोही जी क्यों आरोप लगा रहे हैं इस आंदोलन में। बल्कि इस आंदोलन में पूरे देश में विचारधारा, सिद्धांत और हर विश्वास एक तरफ रख के किसान संगठन इकट्ठे हुए हैं। दिस इज फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। प्रमोद चौधरी, इतनी विचारधारा के लोग एक मंच पर आए। मैं आप ही का बात को आगे बढ़ा रहा हूं। एक मिनट दर्शनपाल जी, प्रमोद चौधरी, ये विचारधारा हावी हो गई, नरेश सरोही कह रहे हैं, मान रहे हैं वो कि अलग अलग विचारधाराएं हैं, वामपंथी विचारधारा भी है, सिख के लोग हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं, ये मान रहे हैं दर्शनपाल। तो विचारधारा मैं आपसे पूछने लगूं, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं, वो आपका प्रेरणा स्रोत है भारतीय किसान संघ का, तो आपका कोई आंदोलन भी हम आरएसएस की विचारधारा से जोड़कर देखने लगे क्या? ये कितना जायज होगा? ये देखिए कि आरएसएस का भी जो विचारधारा है, मैं एक मिनट, बहुत क्लियर बात है। दर्शन जी, प्रमोद जी बोल रहे हैं, प्रमोद चौधरी को रखिए स्क्रीन पर। हाँ, ये एक बात तय है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक ही विचारधारा है कि देश हित के लिए, और हम लोग सब उसमें से निकले हुए लोग हैं। नहीं, ये तो सेल्फ सर्टिफिकेशन हो गई ना। देखिए प्रमोद जी, ये सेल्फ सर्टिफिकेशन हो गई। आप कह रहे हैं आपकी सोच देश हित में है, तो दर्शनपाल कहेंगे मेरी सोच भी देश हित में है, युद्धवीर कहेंगे मेरी सोच भी देश हित में है। ये तो सेल्फ सर्टिफिकेशन हो गया कि मेरी विचारधारा देश हित में है, तो दूसरे की विचारधारा कैसे नहीं है देश हित में? नहीं, तो जो 26 जनवरी को हुआ है, ये हम लोग इससे सहमत नहीं हैं। इनको तो जेल में डालना चाहिए ना, जिसने किया। आज तक पता नहीं लग पा रहा। आज अब हम इस मोड़ पे आ गए हैं कि पूरा देश को देखते हुए, किसानों का हित देखते हुए, और मैं तो ये कहता हूं कि सरकार को भी एमएसपी एक ऐसा मुद्दा है उसके ऊपर चर्चा शुरू करनी चाहिए, और किसानों को भी अपनी जिद की पहले तीनों बिल वापस हो तो हम चर्चा करेंगे, इसको भी अभी रख दें। बिल्कुल कोई बीच का रास्ता निकालना होगा, है वो बातें करें। और दूसरा ये कि अभिमन्यु कोहाड़, सर मैं आई रन आउट ऑफ टाइम, अभिमन्यु कोहाड़ 30 सेकंड में बीच का रास्ता कैसे निकल सकता है? मैं लगातार इस दीवार की बात कर रहा हूं, सरकार और आपके बीच। संदीप जी, जो सबसे बड़ा संकट देश में है वो है विश्वास का संकट। हमें इतनी बार ठगा गया है, इतनी बार लूटा गया है कि आज के दिन किसान समाज किसी भी राजनीतिक पार्टी पे विश्वास करने को तैयार नहीं है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, यूपीए हो, एनडीए हो, कोई भी हो। सबसे पहले जो ये अविश्वास का माहौल है, इसको खत्म किया जाना चाहिए। और इसके लिए सबसे जरूरी बात यह है कि जो भाजपा के प्रवक्ता टीवी पे आके हमें अलग अलग उपाधि देते हैं, कभी आतंकवादी बोलते हैं, कभी खालिस्तानी बोलते हैं, कभी नक्सलवादी बोलते हैं, ये चीज बंद होनी चाहिए। और एक अंतिम बात संदीप जी मैं कहना चाहूंगा, 10 सेकंड में 250 से अधिक किसान शहीद हो चुके हैं। बीजेपी के लोग उनकी शहादत का अपमान करते हैं, और हमारे यहाँ पे प्रमोद चौधरी जी कह रहे हैं कि ये देश हित की बात कर रहे हैं। क्या ये देश हित है कि देश का अन्नदाता शहादत दे रहा हो और राजनेता लोग उसका मजाक उड़ाएं? ये देश हित तो नहीं है। और तो भरोसे की कमी, जो अहम बात आपने कही अभिमन्यु कोहाड़, भरोसे की कमी, एक ट्रस्ट डेफिसिट है दोनों तरफ से। और यहां पर यह कह देना कि देश का अहित हो रहा है या देश बदनाम हो रहा है या देश का नुकसान हो रहा है, किसान भी तो इसी देश के हैं ना। जब अर्थव्यवस्था 23.9% का गोता लगाती है तो अपने मजबूत कांधों पर किसानों ने ही इस अर्थव्यवस्था को संभाला। तो अगर उनको उनकी मेहनत की माकूल कीमत मिल जाए, जायज लाभकारी मूल्य मिल जाए, तो इसमें देश का अहित कैसे है? ये सभी को सोचना होगा और रास्ता निकालना होगा। इसी उम्मीद के साथ आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल प्रेजेंटेड बाय पतंजलि बिस्किट, एसोसिएट स्पॉन्सर सर्वोकॉन, इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, रखे सब कंट्रोल में।
साफी नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर।